तो क्या हाल चाल है बच्चों। तो मैं फिर से आ गया हूँ नई वीडियो लेकर। हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 आप सभी को पता है, उसके क्वेश्चन चल रहे हैं 2023 वाले। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहा है इसमें। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। एक स्क्वायर लूप है और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, फिर देखिए कमाल, जादू होगा जादू। आपको लगेगा कि हमने फिजिक्स ना सारा सीख लिया। क्वेश्चंस आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, मैं सारे चैप्टर्स कवर करा दूंगा। ठीक है, पुराने आए हुए क्वेश्चंस की ना इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि हर तरीके के क्वेश्चन का लॉजिक पता चल जाएगा आपको कि कैसे आते हैं। क्वेश्चन इतने हैं जेईई मेंस में कि कोई पेपर बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। तो बस आप विश्वास रखिए और करते जाइए, देखो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। ठीक, चलिए वो तो आपको थंबनेल पे मैंने बताया था कि हमसे जुड़िए और जुड़ के कमाल देखिए, बस जादू देखिए। फिजिक्स में मिलेगा ही आपको जादू, बस लगे रहिए। चलो अब सवाल शुरू करते हैं। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है, देखो इस तरीके का, मैं बड़ा सा सोलेनॉइड बना लेता हूँ इस टाइप का। उसके अंदर एक स्क्वायर लूप है। सोलेनॉइड में क्या दे रखा है, और इस 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो पहले तो एन जो दे रखा है वो 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो एन होता है हमारा वो होता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। किसी भी सोलेनॉइड की कैलकुलेशन में हमें स्मॉल एन चाहिए। एन क्या होता है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ बच्चों। तो एन की वैल्यू निकालते बच्चों, एन होता है नंबर ऑफ टोटल टर्न्स बटे में लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अब टोटल टर्न्स नहीं दिए इन्होंने, दिए 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो ऊपर आ जाएगा 50 टर्न्स। 1 सेंटीमीटर है उसको बदल लो मीटर में, 1 सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁻² मीटर। तो ये टर्न्स पर मीटर आ जाएंगे, वही हमको चाहिए। तो ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻² ऊपर चला जाएगा। तो 5000 टर्न्स पर मीटर आ गए। 5000 टर्न्स पर मीटर बच्चों। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले तो सोलेनॉइड के लिए यही चाहिए था हमें, कितने टर्न्स हैं पर मीटर में। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब है, इन्होंने बोला साइनोसोडली इसके अंदर का, पहले यहां तक 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरीज ए साइनोसोडली वेरिंग करंट ऑफ एम्पलीट्यूड। और इसके अंदर जो करंट चल रहा है ना, वो साइनोसोडल करंट चल रहा है। साइनोसोडल पता कैसा होता है, जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो टाइम के साथ बदलता रहता है। ये करंट ना आपको उसमें देखने को मिलेगा एसी में, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वहां देखने को मिलता है। ये साइनोसोडल करंट बोलते हैं इसको। तो ये साइनोसोडल करंट इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, चलो इतनी बात ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दे रखा 2.5 एम्पियर, तो ये आई नॉट की वैल्यू दे रखी है 2.5 एम्पियर। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा को। ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू भी दे रखी है 700 रेडियन पर सेकंड बच्चों। ये सब चीजें दे रखी। तो करंट की इक्वेशन पता चल गई एक तरीके से आपको, 2.5 साइन 700t, ये आपका करंट आ गया बच्चों। ठीक है, ये करंट आ गया, इसके अंदर चलने वाला करंट है ये। इसके अंदर ये चलने वाला है सोलेनॉइड के अंदर। अब देखो, जस्ट सेंट्रल एक्सिस ऑफ लूप एंड सोलेनॉइड कोइंसाइड। देखो सोलेनॉइड की सेंट्रल एक्सिस ये होगी सेंटर में, और जो इसके अंदर लूप है स्क्वायर लूप, ये देखो ये रहा, ये है स्क्वायर लूप। इसकी भी एक्सिस और इसकी भी एक्सिस दोनों सेम है। कोइंसाइड का मतलब होता है दोनों की एक्सिस एक ही है, बस ये समझ लीजिए। तो ये जो स्क्वायर लूप है और ये जो आपके पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड देखो ये है, ये सोलेनॉइड था आपके पास,
तो इनकी एक्सिस जो है वो सेम है। चलो ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, लूप के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एक बात बताओ, लूप के अंदर ईएमएफ क्यों आएगा भाई? क्योंकि सर इस सोलेनोइड के अंदर का करंट बदल रहा है, करंट बदलेगा तो इसके सेंटर पे फील्ड बदलेगा, फील्ड बदलेगा तो वही फील्ड पास हो रहा है किस में से, इस स्क्वायर लूप के अंदर से पास हो रहा है, तो इस स्क्वायर लूप का फ्लक्स बदलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो फ्लक्स बदलता है तो ईएमएफ आ जाता है, और फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ का फॉर्मूला होता है सर डी फाई बटे डी टी। अब फाई तो निकालो आप इसमें, तो फाई को निकालें तो सर मैं इधर साइड में निकाल लेता हूँ, फाई इसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स फाई, तो फाई होता है बी ए कॉस थीटा। बी अगर उसमें एन टर्न्स होंगे तो एन बी ए, एन टर्न्स दिए थे कि स्क्वायर लूप में कोई टर्न नहीं दिया, ठीक है। सोलेनॉइड में टर्न दिए हैं वो हम यूज कर ही लेंगे। चलो अब बी की वैल्यू यहाँ पे अगर देखें तो सोलेनॉइड के सेंटर पे फील्ड कितना होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड के सेंटर पे इधर लिख लो साइड में, म्यू नॉट एन आई ये होता है भाई, तो इसको उठा के लिख लो यहाँ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए कॉस थीटा। थीटा कितना, तो थीटा हो गया यहाँ से किस किस के बीच का एंगल, बी के और ए के, तो एरिया भी देखो इधर ही है इसका और बी भी इधर ही है, तो कॉस 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई आ गया म्यू नॉट एन आई ए। चेक करो इतना ठीक है कि नहीं, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। अच्छा आई की वैल्यू तो लगातार बदल रही है, आई की वैल्यू भी रख लो यहाँ, तो म्यू नॉट एन ए, आई की जगह लिख दो ये जो ऊपर था आपका 2.5 साइन 700t, ये आ गया आपके पास, ठीक है। चाहो तो इसे ओमेगा और उसकी टर्म में लिख लो अभी, फिर बाद में रख देना इसकी वैल्यू, हाँ ऐसे ही करो इसको ना, अभी हम ओमेगा की और इसकी टर्म में लिख लेते हैं, आई की जगह लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। लो जी ये फाई आ गया, इसके अंदर से बदलने वाला लगातार फ्लक्स ये है। फाई की वैल्यू देखो यहाँ रखने जा रहा हूँ, उसका फिर डिफरेंशियल हो जाएगा डी बटे डी टी म्यू नॉट एन ए आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशियल करने जा रहे हैं, तो म्यू नॉट एन ए आई नॉट को कॉमन मतलब बाहर ले लो, कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएंगे, अंदर बचा साइन ओमेगा टी, इसको पूरे को टी मान लो, साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, ये ध्यान रखना भाई। ये सॉल्व करके आ गया म्यू नॉट एन ए आई नॉट इंटू ओमेगा और कॉस ओमेगा टी बच्चों, तो ये आ गया आपका ईएमएफ ई, ये आ गया ईएमएफ का फॉर्मूला। अब ये ईएमएफ हमसे कब पूछा था, ईएमएफ पूछा द एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, एम्पलीट्यूड पूछा है तो कॉस ओमेगा टी को छोड़ दो, तो जो ये वैल्यू है ना ये इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कोई चीज बदल रही है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट एन ए आई नॉट ओमेगा, देखो कोई गलती नहीं हुई हो तो सब सही चल रहा होगा फिर तो। चलो म्यू नॉट की वैल्यू सबसे पहले तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन की वैल्यू हम निकाल चुके थे ऊपर 5000, ए एरिया 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 कितना था भाई, एरिया था एरिया कहाँ दिया है, हाँ ये दे रखा 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है 2, तो 2, अब ये स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴ हो गया मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, एरिया आ गया। फिर आई नॉट इसके अंदर का मैक्सिमम करंट कितना था, तो वो था 2.5, लो जी ये 2.5 ऊपर है, और इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 700, ओमेगा की वैल्यू देखो ऊपर से 700 रेडियन पर सेकेंड है। चलो जी पाई की वैल्यू रख लो, पहले तो इनकी जीरो गायब करो, देखो 2 0 ये 3 0 ये 5 हो गई, 4 तो इसमें से कट गई है, एक और काट दो कहीं से, तो 7 में से रह जाएगी 6 रह जाएगी माइनस का,
कट के ये -6 रह जाएगी। चलो तो ये 4 पाई इंटू में 5 ये वाला, ओके, इंटू में 4 ये हो गया, फिर इंटू में 2.5 ये हो गया। तो बच्चों इसमें जो है आपकी, यहाँ से बताता हूँ आपको, यहाँ से बचा आपका 4, फिर पाई को लिख लो 22/7, फिर 5 5 5, देखते जाओ जरा ध्यान से, 10⁻⁻6 ये बच रही है, उसे लास्ट में लिख दूंगा, इंटू 4, इंटू में 2.5 और इंटू में 7 और 10⁻⁻6, 7 से 7 कट गया, ये आ चुका है आपका 22, 4 इंटू 22, 5 इंटू 4 ये हो गया 20, और 2.5 इंटू 4 हो गया आपका 10, हाँ 10 हो गया। देखो पहले इस 4 को 2.5 को ले लो, ये तो 10 बन गए, इनका काम खत्म। फिर 5 और 4 को ले लो तो 20 बन गए, इन दोनों का काम खत्म। फिर बचा ये 22, ये वाला ले लिया। अब आगे कौन बचा, 10⁻⁻6। अब 2 0 से 10⁻⁻6 हट जाएगी तो 10⁻⁻4 रह जाएगा। 22 इंटू 2 44 इंटू 10⁻⁻2 0 कम तो 4 रह गई। ये हमारा बच्चों ईएमएफ आ गया। ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है इतने वोल्ट। अब इन्होंने देखो क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है x इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। तो x की वैल्यू बताओ। तो 10⁻⁻4 इन्होंने दिया हुआ है, ये है x की वैल्यू, ये x का काम कर रहा है, तो x हो गया हमारा 44। यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, ये बीच में वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब इसी वजह से हुई क्योंकि बीच में ये जो टैब है ये हमारा डिस्चार्ज हो गया था, तो इसे चार्जिंग पे लगा के मैंने दोबारा वीडियो शुरू किया है। फिर भी आप समझ लेना मतलब क्यों हुई डिस्टर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है समझते हैं जरा। इन्होंने दिया टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है। अच्छा, ऐसी कॉइल जिनका सेंटर एक ही है, रेडियस है उनकी 1 सेंटीमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर। एक बड़ी कॉइल है इस तरीके से जिसकी रेडियस 1000 सेंटीमीटर है, और एक छोटी कॉइल है जिसकी रेडियस और 1 सेंटीमीटर है। सेंटर दोनों का एक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये जो टर्म लिखी हुई है, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटर दोनों का एक है, कंसेंट्रिक। लेकिन छोटे वाले की रेडियस 1 सेंटीमीटर और बड़े वाले की जो रेडियस है वो आपकी 1000 सेंटीमीटर। इसे कैपिटल आर कह लो, इसे स्मॉल आर कह लो। कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1000 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं इसको। तो 1000 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो तो 10 मीटर रह गए, और ये 1 सेंटीमीटर तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर रह गया। दोनों की रेडियस हमें पता है। नंबर ऑफ टर्न्स 10 एंड 200 रेस्पेक्टिवली, मतलब जो छोटी है उसके नंबर ऑफ टर्न्स n1 कह लो, उसके n1 तो 10 टर्न्स हैं, और जो बड़ी वाली है उसके नंबर ऑफ टर्न्स n2 कह लो, उसके 200 टर्न्स हैं। ये हो गए 200 टर्न्स। ठीक है, दोनों के। अब आर प्लेस्ड कोएक्सियली, मतलब इनको एक ही एक्सिस पे रखा, देखो एक ही एक्सिस पे रख दिया मैंने, इनकी दोनों की एक्सिस सेम है, इसी टाइप से है। विद सेंटर कोइंसाइडिंग, सेंटर एक ही जगह आ रहा है। ठीक है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम निकालना। जरा याद दिलाओ मुझे एम क्या होता था, याद करो आप भी, इसको पॉज करके ट्राई करो, एम याद करो क्या होता था। तो सर दो कॉइल होती थी, एक कॉइल के अंदर करंट अगर बदलेगा तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता था, उसकी वजह से उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने की वजह से उसके अंदर भी करंट आ जाता था दूसरी कॉइल में। इस प्रोसेस को बोला जाता था म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे
म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता था। अब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते थे, तो उसके लिए फॉर्मूला था कि दूसरी वाली कॉइल में आया हुआ फ्लक्स और बटे में पहली वाली कॉइल का करंट। तो जो पहली कॉइल है ये समझ लो, ये तो है आपकी बाहर वाली कॉइल, इसमें करंट दे दिया I1, और दूसरी कॉइल जो अंदर वाली कॉइल है इसके अंदर फ्लक्स आ गया φ2। अब फ्लक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा तो जीरो है यहाँ, तो B इंटू ए, कॉस थीटा जीरो नहीं है, थीटा जीरो है, तो कॉस थीटा 1 हो गया, कॉस जीरो 1 हो गया, तो B इंटू ए बटे में I1। ठीक है, लेकिन सर ये φ2 है, तो यहाँ पे NBA होगा, तो N कितना होगा, सेकंड वाली कॉइल में N होगा सर N1। सेकंड वाली कॉइल मतलब ये जो अंदर वाली कॉइल है इसको मान रखा हमने सेकंड कॉइल, तो इसके अंदर हमने टर्न्स कितने माने, N1। ठीक है, अब B निकालें यहाँ पे, तो B किसकी वजह से है, यहाँ सेंटर पे जो फील्ड है वो ये बड़ी वाली जो कॉइल है इसकी वजह से है, ये जो बड़े वाली कॉइल है इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड है कितना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट I बटे में 2R, बड़े वाली कॉइल के, लेकिन ये एक टर्न के लिए है, इसमें भी कितने टर्न है N2, तो इनटू में N2 बच्चों, उठा के B की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये N1 A बटे में I1 और इंटू B की वैल्यू रख दी म्यू नॉट I इंटू N2 बटे में 2R। चेक करो, अब ये A किसका लेना है, A एरिया, तो ये बच्चों एरिया जो लेना है, अब पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, म्यू नॉट N1 N2 और N1 म्यू नॉट N1 N2 I कौन सा करंट है, ये I1 ही है, इसके अंदर चलने वाला करंट था ये I1, ठीक है ना, I1 था ना ये, इस बड़ी वाली कोइल के अंदर चलने वाला, तो ये I1 ही है। अब और बटे में I1 से तो I1 कट ही गया, हटाओ I को, कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, लो ये हट गया बस, तो म्यू नॉट N1 N2 एरिया लिखो, हाँ एरिया कितना आएगा, तो एरिया किसका है ये, यहाँ पे ये जो फ्लक्स लिया था आपने छोटे वाली कोइल से निकलने के लिए लिया था, तो उसका एरिया लिखेंगे पाई, और छोटी कोइल का रेडियस हो गया R², और बटे में ये एरिया हो गया भाई आपका म्यू नॉट N1 N2 एरिया पाई R², और बटे में 2R। चेक करो, ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो इसकी वैल्यू रखो फटाफट, सारी चीजें हैं हमारे पास। पाई रखते हैं जब वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 इंटू N1 N2, N1 कितना था 10 टर्न्स, N2 कितना था 200 टर्न्स, लिखते चले जाओ बस, जो जो वैल्यू है सब वैल्यू हमने लिख रखी है। फिर इनटू में पाई R², R की वैल्यू स्मॉल r 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में आ गए पाई R², बटे में 2R, 2 इंटू R, बड़ी वाली जो रेडियस है वो आ जाएगी 10 मीटर, मीटर में चेंज कर दिया देखो हमने यहाँ, ये 10 मीटर आ ये आ गई बच्चों आपको। अब देखो हम कैसे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो तो ये कट गई, ओके 2 से इसको काटा 10 आ गया, 10 की 2 जीरो से इसकी ये 2 पावर कम हो जाएंगी, यहाँ 10 की पावर -2 बचेगी, ओके पाई और पाई स्क्वायर हो रहा है, चलो पहले लिख लो 4 ऊपर बचा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 4 ऊपर बचा, पाई इंटू पाई स्क्वायर हो गया इंटू 10 की पावर -7, और इधर कुछ बच रहा है नहीं, कुछ नहीं, ये सब कट गया 10 की पावर -7, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -9 हो गया, ओके और 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू देखो इन्होंने यहाँ दे रखी है 10, ये देखो यहाँ, तो 10 इंटू 10 की पावर -9 हेनरी आ गया ये, तो ये 4 इंटू 10 की पावर -8 हेनरी आ गया, ये हमारा आंसर है बच्चों। ऊपर देखो, तो इन्होंने पूछा था म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा,
10⁻⁸ इन्होंने भी दे रखा, हमारा भी आया है। अब इन्होंने पूछा इनटू में क्या है 4, तो इनटू में यहाँ आ गया 4, तो 4 हमारा आंसर हो गया। आसान सवाल था, कुछ नहीं है। अगर इंडक्टेंस का, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद हो ना, तो यार डायरेक्ट यूज करो। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्ट यूज करो। अगर नहीं याद है तो भाई निकालना पड़ेगा फिर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे आता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है इन्होंने कहा है एक स्फेरिकल इंसुलेटिंग बॉल है। लो जी, ये हो गई। इंसुलेटिंग का मतलब, इंसुलेटर तो आपको पता है ना, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। एंड ए स्फेरिकल मेटेलिक बॉल है, सेम साइज, तो बिल्कुल इसी के जैसी एक स्फेरिकल मेटल की बॉल है। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर, और ये मेटल, ठीक है। उनको ड्रॉप कर दिया सेम हाइट से, मान लो इसको भी h हाइट से ड्रॉप कर दिया, इसको भी h हाइट से ड्रॉप कर दिया। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एज्यूम नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन, मतलब एयर फ्रिक्शन यहां नहीं मानना है, ठीक है। अब जो पूरे पहले जो ऑप्शन है उसमें कहा है टाइम टेकन बाय देम रीच अर्थ सरफेस विल इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर मटेरियल। इनके नीचे पहुंचने का जो टाइम होगा वो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज पे से इंडिपेंडेंट होगा, टाइम जो नीचे पहुंचने का होगा। देखो आपको एक बात बताऊं मैं, जब किसी इंसुलेटर बॉल को गिराओगे तो वो जल्दी पहुंचेगी, और मेटल की बॉल को गिराओगे तो वो देर में पहुंचेगी, क्योंकि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई मेटल की बॉल है जैसे यहाँ पे है और वो नीचे जा रही है, तो इसके अंदर भाई साहब एडी करंट आ जाएगा। वजह, क्योंकि अर्थ पे होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई कंडक्टर चलता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाता है भाई। उसके अंदर से क्या बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो उसके अंदर एक एडी करंट आ जाएगा। अब ये एडी करंट इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इंसुलेटर वाली में, मेटल वाली में आएगा। अब ये एडी करंट आ गया, क्योंकि यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये नीचे चलेगी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है लगातार चेंज होगा, इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट आएगा, एडी करंट आएगा तो वो एडी करंट इसको अपोज करेगा। ये नीचे आने की कोशिश कर रही, वो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा देगा, या कहो इसको एक अपोज करके फील्ड लगा देगा इसके ऊपर। तो उससे क्या होगा, जब ये चलना तो नीचे चाहती है और इसको अपोज किया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको तो भाई साहब टाइम फालतू लगेगा। मान लो इसको टी टाइम लग रहा है तो इसको हो सकता है इसका डबल टाइम लग जाए। मैंने ऐसे एग्जांपल लिया है, डबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप इसमें ये कह सकते हो, अगर इसको पहली वाली को टाइम T1 लग रहा है, दूसरी वाली को टाइम T2 लग रहा है, तो T2 जो है मेटल वाली को टाइम ज़्यादा लगेगा, T2 बड़ा होगा T1 से। तो ऑप्शन देख लो कौन सा बैठ रहा है, इंसुलेटिंग बॉल विल रीच अर्थ सरफेस अर्लियर देन मेटल बॉल, बी ऑप्शन। इंसुलेटिंग बॉल जल्दी पहुंचेगी मेटल की बॉल से बच्चों, ठीक है। ये आसान सवाल था, इस कॉन्सेप्ट पे पहले भी सवाल आ चुका है 2023 में ही। ये समझो कि जो अभी पुराने क्वेश्चन किए थे इससे पहले वाले, उनमें एक सवाल था ऐसा एडी करंट वाला। तो ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, एज पर द गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है, di/dt इज इक्वल टू -1 एम्पियर पर सेकेंड। करंट के घटने का जो रेट है वो -1 एम्पियर पर सेकेंड है, मतलब हर सेकंड में 1 एम्पियर कम हो जाता है। माइनस का मतलब है घट रहा है करंट। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे। VAB का मतलब इन दोनों के बीच का वोल्टेज। आसान है, कुछ नहीं है। आप ये देखो इसमें कौन कौन लगा है। ए से चलोगे तो पहले रेजिस्टेंस लगा है 12 ओम, करंट आगे बढ़ोगे तो फिर इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या होता है कि जब करंट बदलता है तो इंडक्टर बैटरी बन जाता है। ये देखो ये इंडक्टर है 6 हेनरी का, एल इसका 6 हेनरी है। तो जब इसके अंदर से करंट बदलेगा तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और ये करंट घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अंदर
एक करंट तो ये 2 एम्पियर का चल ही रहा है, ये वाला करंट तो जो इन्होंने दिया है, लेकिन इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा करंट आ जाएगा जो इसको बढ़ाने की कोशिश कर, क्योंकि ये घट रहा है, इसके घटने का रेट दे रखा है -1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये याद रखो, इंडक्टर का काम ये होता है कि जब भी उसके अंदर का करंट घटता है तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, और उसके अंदर का करंट बढ़ता है तो वो उसको घटाने की कोशिश करता है। तो कोशिश करेगा तो ये एक बैटरी बन जाएगा। बैटरी कितने वोल्ट की बनेगा? तो ये बैटरी बनेगा जी E बराबर L इंटू DI/dt। इंडक्टर के अंदर जब करंट बदलता है तो उसको कितने वोल्ट की बैटरी बनता है? तो E बराबर L इंटू DI। L कितना है इसका? 6 हेनरी, ये दे रखा देखो 6, और DI/dt दे रखा है 1 एम्पियर पर सेकंड। माइनस का मतलब तो कम हो रहा है वो, तो इसका मतलब 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा ये बच्चों। 6 वोल्ट की ये बैटरी बन गया। अब 6 वोल्ट की बैटरी बनेगा तो किधर इसका पॉजिटिव आएगा, किधर निगेटिव? तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, क्योंकि करंट को, जो 2 एम्पियर का करंट इसमें पहले से चल रहा है उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। आपको पता होना चाहिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में आता है ताकि उसको अपोज कर सके। अगर डिक्रीज हो रही है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको बढ़ा सके, और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको घटा सके। अब यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है उसके अंदर का, करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए, उसने सपोर्ट देने के लिए अपना पॉजिटिव जो है, इसका पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव समझो लेफ्ट में आ गया और नेगेटिव राइट में आ गया, क्योंकि अब बैटरी से एक करंट और निकलेगा और वो करंट इसको जो है डिक्रीज होते हुए को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये अब सर्किट अब कैसा बन जाएगा? एल की जगह देखो, यहाँ जो एल है ये, इसकी जगह तो लग जाएगी बैटरी, और पॉजिटिव बनेगा राइट में। ये है आपका रेजिस्टेंस 12 ओम, बैटरी हो गई 6 वोल्ट, और फिर एक और बैटरी यहाँ पे लगी हुई है नीचे की तरफ 12 वोल्ट। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 12 वोल्ट। करंट किधर से किधर गया? 2 एम्पियर का करंट ऐसे निकल के इस तरह से जा रहा है। अब हमें वी ए बी निकालना है, मतलब वी ए माइनस वी बी, इसको कहेंगे वी ए बी। इसे हम किरचॉफ लॉ से निकाल सकते हैं। किरचॉफ लॉ से कैसे करते थे हम? ए से चलेंगे। सबसे पहले मिला हमें रेजिस्टेंस 12 ओम, तो इसकी वोल्टेज लिख लो। इसकी वोल्टेज होती है V बराबर आई आर। तो I तो इसके अंदर चलने वाला करंट तो 2 एम्पियर है, 2, और इंटू आर है इसका 12। अब ये प्लस के माइनस, तो हम ए से चल रहे हैं आगे की तरफ, करंट भी आगे की तरफ जा रहा है तो प्लस। फिर आगे बढ़ो, फिर बैटरी का टर्मिनल मिला माइनस, तो माइनस का 6 वोल्ट। फिर आगे चले आगे चले आगे चले, फिर बैटरी मिली, बैटरी का टर्मिनल मिला +12, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला देखो ये, और बी पे पहुंच गए तो ये आ गया 24 - 6 + 12, तो ये कितना आ गया 30 वोल्ट। यही हमारा आंसर है बच्चों, 30 वोल्ट। ठीक है, 24 - 6, 18 + 12, 30 आ गया। तो ए और बी के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वी ए बी, वो हमारा बच्चों 30 वोल्ट आ गया। इजी बिल्कुल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द अरेंजमेंट व्हेन ए स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इनसाइड द लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड l ग्रेटर देन। मतलब ये लूप जो है, स्क्वायर लूप, ये काफी बड़ा है और इसके अंदर एक छोटा लूप रखा है। लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर कोइंसाइड्स। दोनों का सेंटर एक ही है और दोनों का प्लेन एक ही है। ठीक है, तो ठीक है, कर देंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए सर हम सेकेंडरी, जो सेकंड वाली कॉइल है उसके अंदर का फ्लक्स और फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर का करंट। तो देखो, सेकंड कॉइल तो हम बोलेंगे अंदर वाली को, और फर्स्ट कॉइल बोलेंगे बाहर वाली को। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर करंट चल रहा है मान लो I1, और सेकंड कॉइल के अंदर जो फ्लक्स निकल के जा रहा है वो है φ2 इसके अंदर का फ्लक्स है φ2। ठीक है, तो अब इन दोनों के रेशियो को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। चलो भाई निकालते हैं।
तो पहले तो फाई टू की वैल्यू निकाल लो आप। जो ये सेकंड वाली कॉइल है इसके अंदर कितना फ्लक्स है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई टू बराबर बी ए कॉस थीटा। कोई टर्न वगैरह तो दिए हुए नहीं है तो एन तो लगाने की जरूरत है नहीं इसमें, बी ए कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। कैसे? क्योंकि जब इस बाहर वाली कॉइल की वजह से फील्ड बनेगा सेंटर पे तो वो परपेंडिकुलर बनेगा कॉइल के। अब कॉइल का एरिया भी परपेंडिकुलर होता है और फील्ड भी परपेंडिकुलर है तो दोनों पैरेलल हो गए। भाई कॉइल का एरिया परपेंडिकुलर वेक्टर होता है और फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो जब दो परपेंडिकुलर हैं तो आपस में तो वो पैरेलल पैरेलल हुए ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाई तो दे नहीं रहा, जो मैं आपको हाथों के इशारे से समझा दूं तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो है कॉइल, तो एरिया भी परपेंडिकुलर है और भाई साहब आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है कॉइल के, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो बी ए आ गया फाई टू। अब फाई का सेंटर पे ये फील्ड कितना होगा, अब देखो इस इस स्क्वायर लूप की वजह से सेंटर पे जो फील्ड होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो स्क्वायर लूप इस तरह से बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है, इसके सेंटर पे मान लो निकालना है फील्ड, तो इधर कॉर्नर से मिलाओ इधर कॉर्नर से मिलाओ। ठीक है, अब ये कॉर्नर से मिलाओगे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, तो इधर का एंगल 45 इधर का एंगल 45। तो अब इसमें करंट चल रहा है मान लो I1, तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड होगा इस वाली वायर की वजह से। देखो जहाँ मेरा एरो चल रहा है इस वाली, केवल इस वाली वायर की वजह से जो फील्ड होगा यहाँ सेंटर पे वो कितना होगा, किसी वायर की वजह से फील्ड होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे डी। डी है ये परपेंडिकुलर लेंथ, आई है इसमें चलने वाला करंट, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये दो एंगल है, एक अल्फा एक बीटा, दोनों 45 है। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई, आई की वैल्यू आई है I1 है, और डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई, तो ये हो गई L/2। भाई पूरी लेंथ ये L है तो आधी लेंथ कितनी होगी ये वाली, तो L/2। साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2, 45 है ना, तो 1/√2 प्लस 1/√2। ये सॉल्व करके आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, 2 से इसको काट दो 4 को 2 रह जाएगा, तो म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई L और इनटू में 2/√2। 2 से 2 कट गया, तो B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I1 बटे में √2 पाई L। ये एक साइड की वजह से B आ गया। अब ऐसी ऐसी चारों साइड हैं, देखो यहाँ पे चारों में करंट जा रहा है ऐसे ऐसे, तो चारों की वजह से जो फील्ड होगा B टोटल वो इसका 4 गुना होगा 4 टाइम्स, तो इनटू में 4 कर दो, ये B टोटल है, इनटू में 4 कर दो। अब उस B को यहाँ रखना है फाई टू निकालने के लिए, तो B तो हो गया 4 म्यू नॉट I बटे में √2 पाई L और इनटू में एरिया। अब देखो फाई किसके अंदर से निकल रहा है, छोटे वाले सर्किल की वजह से, तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस दे रखी है आर, तो पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट गया, तो फाई टू की वैल्यू आ गई 4, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ उसको, 4 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, I1 था ये, I1 आर स्क्वायर और बटे में √2 L। बच्चों देख लेना कुछ छोटा तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ से फाई टू आ गया, अब M निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फाई टू बटे I1, सेकंड कोइल का फ्लक्स फर्स्ट कोइल का करंट, उनका रेशो। तो 4 म्यू नॉट I1 आर स्क्वायर बटे में √2 L बटे में I1। I1 से I1 कट गया तो M की वैल्यू आ गई 4 म्यू नॉट आर स्क्वायर बटे में √2 L। चेक कर लो जी आप, शायद आंसर हमारा करेक्टली आ चुका है। तो भाई अच्छा इस √2 से काट दो, क्योंकि इन्होंने काट रखा है, √2 से इसको काटेंगे तो ऊपर बचेगा 2√2। तो आंसर आ रहा है 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर बटे L, 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर बटे L। सी इज द आंसर। एकदम आसान बच्चों, मजा आ रहा है सभी को क्वेश्चंस लगाने में, क्वेश्चन लगाते रहिए, आपको पूरा आइडिया होता चला जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा आसान है। तो ठीक है,
आज की वीडियो को बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे कल। ओके बाय। और लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब कर देना, उसमें कोई मतलब आप लापरवाही मत किया करो, वो सब चीज़ कर देना, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।